दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और मेरा नाम है रेखा देवी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, हैदराबाद से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली, दिल दहला देने वाली जो खबर है वो निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर आपके जो दिमाग की नसें सुन पड़ जाएंगी, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि जो हमारे अंदर की इंसानियत है वो इतनी शर्मसार हो चुकी है कि एक व्यक्ति इतनी हद तक गिर सकता है। आप इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, एक शख्स इंडियन आर्मी में जॉब करता है जिसका नाम होता है गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, उसके अंदर देशभक्ति का काफ़ी जज्बा होता है, इसीलिए वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। वो इसका सपना था एक के वो इंडियन आर्मी में रहकर जॉब करना चाहता है। दोस्तों, गुरु मूर्ति जो होते हैं वो हैदराबाद के रहने वाले होते हैं। गुरु मूर्ति अपनी इंडियन आर्मी से अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं। वो रिटायरमेंट लेने के बाद छोटा मोटा काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद उसको बहुत ही अच्छी जगह, इम्पोर्टेंट जगह, DRDO के ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। क्योंकि जो ये फौजी रिटायर होते हैं इनको अच्छी और जल्दी ही और बढ़िया अच्छी नौकरी मिल जाया करती है। दोस्तों, बात उन दिनों की है कि जब गुरु मूर्ति इंडियन आर्मी में जॉब किया करते थे तो उनके जो घर वाले हैं उन उसके लिए एक लड़की पसंद कर लेते हैं जिसका नाम होता है माधवी। गुरु मूर्ति को भी वो लड़की पसंद आ जाती है क्योंकि माधवी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों, 2012 में गुरु मूर्ति और माधवी की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। धीरे धीरे समय बीता है, अब उनके दोनों दो बच्चे हो जाते हैं। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। पहले वो आर्मी में जॉब करते थे और अब वो DRDO में जॉब करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के मीरपेट इलाके में वो अपने परिवार के साथ अपने ही घर में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोस्तों, माधवी के जो माता पिता हैं थे वो अपनी बेटी को अपनी ससुराल में खुशहाल देखकर उनके मन को बड़ी शांति मिली कि हमारी बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश है, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है, दो उसके बच्चे हैं और उसके पति की नौकरी भी अच्छी है। वो अपनी बेटी को खुश देखकर उनके मन को काफ़ी संतुष्टि मिलती है, काफ़ी संतोष होता है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, जनवरी का महीना आता है और जनवरी का महीना आता है, जनवरी के महीने में 14 तारीख को संक्रांत का त्यौहार आता है। हमारे यहाँ तो 14 तारीख को संक्रांत का त्यौहार एक दिन मनाकर छुट्टी हो जाती है, लेकिन साउथ के जो लोग हैं वो इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से एक हफ्ता तक इनका जो है त्यौहार मनाया जाता है और एक दूसरे के साथ बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि यदि कोई लड़की अपनी ससुराल में है तो वो भी अपने मायके में अपने मम्मी पापा भैया भाभी के साथ पूरे परिवार के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। और यदि कोई बेटा अपनी नौकरी पे है तो वो भी संक्रांत के त्यौहार पर घर आकर अपना वो त्यौहार मनाते हैं। ये अपनी भाषा में पोंगल का नाम देते हैं, हमारे यहाँ संक्रांत कहते हैं। साउथ के लोग संक्रांत के त्यौहार को पोंगल के नाम से जैसे जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जो माधवी है अपने मम्मी पापा से जब से शादी हुई थी सुबह के समय बात कर लिया करती थी और शाम के समय, दोनों समय ही वो सुबह और शाम अपने मम्मी पापा की राजी खुशी का पता ले लिया करती थी। लेकिन अब की बार क्या होता है कि जो माधवी है वो अपने मायके में संक्रांत का त्यौहार मनाने नहीं आती है। अब उसके मम्मी पापा को काफ़ी चिंता होती है क्योंकि 14 तारीख का दिन बीत गया और 15 का भी गया, लेकिन माधवी अपने घर त्यौहार मनाने नहीं आती है। अब जब 2 दिन त्यौहार के चले जाते हैं तो तीसरा दिन जैसे 16 तारीख होती है तो वो अपने आपस में ही जो वो विचार विमर्श करने लगते हैं। तो जो माधवी की मम्मी होती है वो अपने पति से कहती है कि अब की बार ना तो माधवी त्योहार पे घर आई है और ना ही उसने हमसे राजी खुशी के बारे में पता करा है, पूछा है। तो माधवी के पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, अपने त्यौहार में बिजी होगी, अपना त्यौहार मना रही होगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, क्या होता है कि जब 17 तारीख को फिर माधवी के मम्मी पापा हैं माधवी के पास कॉल करते हैं
तो माधवी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है, माधवी का फ़ोन नहीं उठता है। तो अब उनको और भी चिंता होने लगती है। शाम को फिर वो फ़ोन करते हैं तो माधवी का फ़ोन फिर स्विच ऑफ होता है। अब उनको काफ़ी चिंता होने लगती है। माधवी की मम्मी कहती है कि क्यों ना तुम अपने दामाद से फ़ोन करके पूछ लो कि हमारी बेटी की तबीयत ठीक है या नहीं है, उसके बारे में उनसे राजी खुशी का पता कर लो। तो माधवी के पापा जो होते हैं उनके अपने दामाद से पूछते हैं कि जो माधवी है उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और कई दिन हो गए हैं, ना तो वो मायके त्यौहार मनाने के लिए आई और ना हमारी उससे कोई बात हुई है। तो माधवी के जो पति हैं गुरु मूर्ति जो होते हैं वो अपने सास ससुर से कहते हैं कि 16 तारीख में थोड़ा सा हमारा आपस में मन मुटाव सा हो गया और वो गुस्सा करके कहीं चली गई है, आ जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं, आप ज़्यादा चिंता ना करें। लेकिन दोस्तों उनका जो दामाद है गुरु मूर्ति अपने सास ससुर को कहकर टाल देता है और जैसे 18 तारीख आती है, माधवी की जो मम्मी पापा हैं अपनी बेटी के बारे में ज़्यादा चिंता करने लगते हैं और वो सीधे ही अपनी बेटी का पता लेने के लिए वो हैदराबाद अपनी बेटी के घर आ जाते हैं। जैसे वो अपनी बेटी के घर आते हैं तो वो अपने दामाद को घर में अकेला देखकर उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों क्या होता है कि माधवी की एक और बहन हैदराबाद में रहती है और जो माधवी के बच्चे थे वो अपनी मौसी के यहाँ पोंगल का त्यौहार मनाने हुए गए थे, इसीलिए जो गुरु मूर्ति होते हैं वो घर पर अकेले थे और माधवी 16 तारीख से ही गायब थी। दोस्तों उस माधवी के जो मम्मी पापा हैं वो अपने दामाद से पूछते हैं कि आखिर गुस्से का क्या कारण था। तो वो दामाद जो है गुरु मूर्ति अपने सास ससुर से बताते हैं कि जो 16 तारीख में छोटा सा ही हमारा एक छोटी सी बात पे कहा सुनी हो गई। वो कह रही थी कि मुझे अपने मम्मी पापा के साथ सकरात का जो त्यौहार है वो मनाने जाना है, लेकिन अब की बार मैंने कहा कि मेरी नौकरी भी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, इसलिए इस साल हम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर तुम पोंगल का त्यौहार मना लो। वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्सा करके वो यहाँ से कहीं चली जाती है, लेकिन वो अभी इतना गुस्सा हो जाएगी ये मेरे को मालूम नहीं था। तो माधवी के जो मम्मी पापा हैं वो अपने दामाद से कहते हैं कि तुम्हें हमें इस बात के बारे में बताना चाहिए था, तुम्हें हमें क्यों नहीं बताया। तो उसका जो दामाद है गुरु मूर्ति जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया कि जो यह बात है इतनी बढ़ जाएगी और उसके घर से गए हुए 3 दिन हो जाएंगे। जो माधवी के मम्मी पापा होते हैं वो गुरु मूर्ति से कहते हैं कि अब तो उनको गए हुए 4 दिन हो गए हैं, 16 और 17 और 18 और आज 19 तारीख होने वाली है, हमें यहाँ की जो पुलिस स्टेशन है पुलिस स्टेशन में जाकर हमें माधवी की रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। गुरु मूर्ति भी अपने सास ससुर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और माधवी के गुम होने की, घर से चले जाने की वहाँ पर रिपोर्ट लिखा देते हैं। तो पुलिस वाले कह देते हैं ठीक है हम उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे, आप अब घर जा सकते हैं। तो जैसे वो इधर किधर सभी अपना रिश्तेदारी में माधवी को ढूंढते हैं, लेकिन माधवी को कोई पता, माधवी का कोई भी सुराग उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन जो गुरु मूर्ति होते हैं वो अपने सास ससुर के साथ ढूंढवाने के लिए भी जाते हैं कि और उनके साथ वो इस तरीके का बिहेव करते हैं ताकि ये कुछ जानते ही नहीं हैं। दोस्तों क्या होता है जब छठवां दिन माधवी को घर से जाए होता है तो माधवी के जो मम्मी पापा की चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि माधवी का कोई भी सुराग कहीं से नहीं मिल रहा है। वो पुलिस थाने जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि साहब हमारी बेटी की तलाश अब जल्दी से जल्दी और ढूंढवाने की कोशिश करो, हमारी बेटी को घर से गए हुए 6 दिन हो गए लेकिन अभी उसका कोई भी सुराग हमें नहीं मिल रहा है। तो पुलिस वाले भी अब इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब उसको सीरियस लेने की कोशिश करते हैं और माधवी की गली में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे सभी को खंगालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो माधवी की गली में जो सीसीटीवी लगा हुआ था तो उसको वे जैसे ही बोलते हैं तो उसमें क्या आता है कि दोपहर 16 तारीख को दोपहर के समय माधवी घर से जाती है और थोड़ी बहुत देर के बाद, आध पौन घंटे के बाद वो घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे कई दिन उसको ऐसे ही जो जितने भी सीसीटीवी थे सभी को पुलिस खबोल लेती है, लेकिन माधवी घर से वापस बाहर नहीं जाती है। अब पुलिस को गुरु मूर्ति पर और ज़्यादा शक हो जाता है और गुरु मूर्ति को वो थाने बुलाती है और सख्ताई से पूछताछ करती है कि आखिर जब
माधवी 16 तारीख को बाहर जाती है और फिर उसके बाद वो वापस आ जाती है और घर से फिर वो निकलती नहीं है। आखिर माजरा क्या है, और वो अपना पूरी तरह सख्ताई से गुरु मूर्ति के ऊपर जो है सख्ताई बरतती है। तो गुरु मूर्ति जो है एकदम से पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए जो आपको हमारे घर पर चलना होगा। गुरु मूर्ति पुलिस के साथ अपने घर आता है, मेन गेट खोलता है और सबसे पहले वो सीधे पुलिस जो है उनको किचन में लेकर जाता है। किचन में क्या देखता है कि एक जो हीटर था, हीटर के पास काफ़ी बड़ा प्रेशर कुकर रखा हुआ होता है। वो गुरु मूर्ति पुलिस वालों से कहता है कि जो मेरी पत्नी है, प्रेशर कुकर किससे निकल कर वो बाहर के रास्ते चली जाती है। पुलिस वाले वहीं पर खड़े हुए गुरु मूर्ति का जो है फेस देखते हैं और वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसके दिमाग को क्या हो गया है, ये क्या रहा है, हमारे कोई समझ में नहीं आ रहा। उन पुलिस वालों की कोई बात पल्ले नहीं पड़ती है, समझ नहीं आती है। उसके बाद गुरु मूर्ति पुलिस वालों को बाथरूम में लेकर जाता है और बाथरूम में जाकर कहता है कि जो मेरी पत्नी है, बाथरूम से होकर वो किचन में जाती है और किचन में जो प्रेशर कुकर रखा हुआ है, कुकर से निकलकर वो बाहर के रास्ते चली जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले गुरु मूर्ति के शब्दों को सुनते हैं, बातों को सुनते हैं, तो वो आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं कि जो इसकी मानसिक हालत है, इसकी स्थिति है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि इसकी पत्नी को गुस्से में आकर वो उसने मतलब 6 दिन घर से हो गए हैं, इसलिए काफ़ी परेशान है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। दोस्तों क्या होता है कि जो गुरु मूर्ति होते हैं, पुलिस वालों को एक उनके घर के पास एक नदी पड़ती है, झील होती है, वहाँ पर लेकर जाता है। और जैसे वहाँ पर जाकर किनारे पर पुलिस वाले और गुरु मूर्ति होते हैं और माधवी के जो मम्मी पापा होते हैं वो भी वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। वो पुलिस वालों से गुरु मूर्ति कहते हैं कि जो मेरी पत्नी है, बाथरूम से जाकर वो जाती है प्रेशर कुकर किससे होते हुए वो बाहर आती है और बाहर से होते हुए वो नदी के अंदर चली जाती है। अब पुलिस वाले उस पर गुरु मूर्ति को और ज़्यादा सख्त करते हैं और कहते हैं कि आखिर कारण क्या है, कहानी क्या है, हमें बताओ, हमें हमारी समझ से सब कुछ बाहर है, हमें कोई भी समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों जैसे ही वो गुरु मूर्ति पुलिस वालों को अपनी कहानी बताते हैं और कहानी बताते हुए पुलिस वाले के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, एकदम वो सन्न रह जाते हैं कि आखिर एक व्यक्ति ने इतना सब कुछ कर दिया। तो वो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। गुरु मूर्ति पुलिस को लेकर घर आ जाता है और घर आकर जो कहानी सुनाता है उसे सुनिए। दोस्तों पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि वो जरूर पुलिस है, उसने पुलिस के जरूर कपड़े पहने हैं, लेकिन है तो वो इंसान ही। उस पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंसान इतना भी कर सकता है। दोस्तों क्या होता है, जब गुरु मूर्ति पुलिस को अपनी पत्नी की 16 जनवरी की जो कहानी है वो शुरू से लास्ट तक बताते हैं। आप मेरे साथ आप बने रहें। दोस्तों गुरु मूर्ति कहानी को शुरू करते हैं कि 16 जनवरी को मैं सुबह काम पर जाता हूँ और काम से लौटकर शाम को मैं घर आता हूँ। जैसे मैं घर आता हूँ तो मेरी जो पत्नी माधवी मुझे गुस्से में आकर कहती है कि अब की बार हमें पोंगल मनाने के लिए हम अपने मायके नहीं गए, अभी 2-3 दिन बाकी बचे हैं, हमें अपने घर अपने मम्मी पापा के पास जाकर पोंगल का त्यौहार है वो मनाना चाहिए। तो मैंने उसको जवाब दिया कि जो मैं वहाँ अब की बार हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी है और बच्चे स्कूल जाते हैं, इसलिए जो अब पोंगल का त्यौहार है अब की बार हम अपने घर पर रहकर ही मनाएंगे। लेकिन वो कुछ ऐसा शब्द मुझे कस देती है, जो एक टोंट होता है, जो एक शब्द होता है मुझे कस देती है, जिसे सुनकर मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता हूँ। मैं उसका गला पकड़ लेता हूँ, वो भी अपना गला छुड़ाने के लिए मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत मुझे गुस्सा आता है, गुस्से का कोई अंदाज़ा नहीं होता है और मैं उसके गले को पकड़कर बहुत ज़ोर लगा देता हूँ और जिसे उसका जो ज़ोर लगता है तो वो उस जो गला है एकदम से उसका दब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं उसकी मृत्यु करना नहीं चाहता था।
जैसे ही माधवी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाती है, उसकी जो लाश है मेरे सामने पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही माधवी की मृत्यु हो जाती है तो मैं एकदम से बड़ा ही हैरान और परेशान हो जाता हूँ। अब ये मेरे हाथों से क्या हो गया, अब इससे कैसे छुटकारा पाना चाहिए, बच्चे क्या कहेंगे, अब मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, जेल में डाल देगी, जेल के अंदर क्या होगा, और जो गांव बस्ती के हैं रिश्तेदार हैं और इसके मम्मी पापा हैं वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और ये सोचकर मैं बैठा बैठा ये सब सोचता रहता हूँ। और जो हमारी पत्नी माधवी की जो लाश है वो मेरे सामने पड़ी हुई है। अब इससे छुटकारा कैसा पाया जाए। जिस गली के मोहल्ले में मैं रहता हूँ वहां से माधवी की लाश को ले जाना बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि जो भीड़ भाड़ का इलाका था, कोई देखेगा कहेगा तो क्या कहेगा, मेरी रिपोर्ट कर देगा, मुझे जेल में पकड़वा देगा कि इसने अपनी पत्नी का अपने हाथ से कत्ल कर दिया। तो मेरी पत्नी की लाश मेरे सामने पड़ी है और 2-3 घंटा हो गए हैं, मैं बस उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं अपनी पत्नी की लाश को बाथरूम में ले जाता हूँ और बाथरूम में ले जाकर कुछ मैं ऐसा करने की सोचता हूँ ताकि इनसे बदबू भी ना आए, बाहर वालों को भी पता ना चले, और इस जो इसका काम है वो भी तमाम हो जाए कि कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे यहाँ एक तेज धारदार का जो हथियार होता है मैं उसे उठाता हूँ, अपनी पत्नी के टुकड़े करना शुरू कर देता हूँ। टुकड़े करके मांस और जो हड्डी है वो अलग करता हूँ। मांस के टुकड़ों को मैं प्रेशर कुकर में रखकर उसको उबालता हूँ। उबाल कर मैं बारी बारी से पन्नी में रखता हूँ, और ताकि जैसे यदि मैं लाश को बाहर लेकर जाता हूँ तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि पन्नी में ये क्या लेकर जा रहा है। तो इसका जो है लाश से मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। और जो हड्डियां बचती हैं, हड्डियां, अब जो हड्डियां हैं तो हड्डियों को कैसे ले जाया जाएगा, तो मैं एक जो हथौड़ा है वो उठाता हूँ, उससे मैं हड्डियों को तोड़ता हूँ। हड्डियां जैसे टूट जाती हैं और मैं एक ग्राइंडर लेता हूँ और उसमें ग्राइंडर में मैं हड्डियों को पीस देता हूँ। और जो मांस के टुकड़े थे उनको मैं कुकर में उबाल लेता हूँ, और सारा उबाल करके मैं एक पन्नी में डाल लेता हूँ। पन्नी में डालकर मैं इस झील के अंदर लाकर बाहर किनारे पर इसलिए नहीं डालता हूँ ताकि ये कोई देख लेगा तो ये मेरा जो है जो मेरा जुर्म सबके सामने आ जाएगा और मुझे पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी और मेरे साथ पता नहीं क्या बर्ताव करेगी। इसलिए मैं नदी के बीच में जाता हूँ और जो टुकड़े हैं मांस के उबले हुए हैं, जो हड्डी का चूरा बना हुआ है ग्राइंडर में, मैं उन सबको पानी में बहा देता हूँ ताकि किसी को भी पता ना चले। और मैं इसी तरीके से जो अपने जो पत्नी के टुकड़े करके और उसको उबाल कर मैं नदी में बहा देता हूँ। उसके बाद मैं अपनी पत्नी के टुकड़ों को उबले हुए को नदी में डालकर मैं अपने जो बाथरूम में उनके मैं टुकड़े किए थे वो बाथरूम की सफाई करता हूँ, कुकर की सफाई करता हूँ और घर को इसी तरीके से साफ सफाई करके अच्छी तरह से मैं टनाटन कर देता हूँ। किसी को भी ये मालूम नहीं होता है कि यहाँ कुछ हुआ भी था। इस तरीके से मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। तो जैसे पुलिस वाले गुरु मूर्ति के मुंह से अपनी पत्नी के बारे में सुन रहे थे तो उनके जो रोंगटे थे वो खड़े हो रहे थे कि ये इंसान ने इतना सब कुछ कर दिया। और जैसे ही मैं सफाई करके हटता हूँ और तुरंत ही माधवी के जो मम्मी पापा हैं वो 18 तारीख को मेरे घर पहुंचते हैं। इस काम को करने के लिए मुझे 3 दिन लग जाते हैं और मैं घर पर अकेला था और इसी काम को करता रहता था। और मेरे जो बच्चे हैं वो अपनी मौसी के यहाँ पोंगल का त्यौहार मनाने हुए गए हुए थे। दोस्तों, जैसे ही जितने वहाँ माधवी के जो मम्मी पापा थे, पुलिस वाले थे और कई लोग वहाँ थे, जो भी सुनता एकदम से वो अचंभे में चकित रह जाता। दोस्तों, उनके जो माधवी के जो वो मांस के टुकड़े थे और जो हड्डियों का चूरा बना हुआ था वो तो मिल ही नहीं पाते। वो गुरु मूर्ति अपना गुनाह जो कबूल कर लेता है और पुलिस उसे पकड़ कर जेल में डाल देती है। अब वो जेल के अंदर है, जज उसको क्या सजा देते हैं उस पर कुछ उचित से उचित उस पर कार्रवाई होगी। गोताखोर बुलाए जाते हैं तो ताकि कुछ ना कुछ हमें माधवी के शरीर के जो टुकड़े हैं वो थोड़ा बहुत मिल सके, उनकी जो जांच है वो हो सके और इसको सख्त से सख्त जो सजा है वो मिल सके।
दोस्तों गोताखोरों को बुलाया जाता है, जो डॉगी होते हैं उनको बुलाया जाता है, फोरेंसिक जो लैब के जो डॉक्टर होते हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन कहीं भी उनका जो माधवी के शरीर के जो मांस के टुकड़े और हड्डियों का जो चूरा हो गया था उनको तो मिलने की कोई भी संभावना नहीं होती है, क्योंकि वे वैसे ही उबले हुए थे। और नदी के अंदर, उस झील के अंदर काफी बड़ी बड़ी मछलियां भी थी और जीव जंतु भी थे जिन्होंने उनका जो सेवन है वो कर लिया होगा। लेकिन फोरेंसिक लैब के जो है वो घर भी आते हैं, उनका वहाँ जांच करते हैं और उनको समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोरेंसिक लैब वालों को भी वहाँ कुछ नहीं मिलता है कि उसने इतने अच्छे चतुराई से, होशियारी से उसकी साफ सफाई कर दी और उसके मांस के टुकड़ों को उबालकर पन्नी में रखकर वो अपना ले जाता रहा और नदी में बहाता रहा। दोस्तों इस तरीके से गुरु मूर्ति ने अपना जो कबूलनामा है वो पुलिस के सामने कर लिया है। पुलिस पकड़कर उसको उस थाने में ले गई है और जो भी प्रूफ माधवी के शरीर का जो भी थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा, उसकी जांच होगी, उसको क्या सजा आगे मिलेगी, थोड़ी मिलेगी, घनी मिलेगी, वो हम जज साहब के ऊपर छोड़ते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। और अभी तक कोई भी माधवी के शरीर का अंग या कोई भी प्रूफ ना तो फोरेंसिक लैब वालों को मिला है। और दोस्तों जाने से पहले, सबसे पहले तो सभी को, जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे देशवासी हैं, सभी को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे फौजी भाइयों को, देशवासियों को, छोटों को, बड़ों को। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तब तक मेरी वीडियो को आप देखते रहिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए। और फिर मिलते हैं एक दूसरी नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। बने रहे मेरे चैनल के साथ।